इवागा एंटरटेनमेंट नाम है आपकी कंपनी का। जी। तो ये कैसे हुआ, मतलब कहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से सारी गाड़ी शिफ्ट हो गई? शुरुआत में मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा आइडिया क्रैक किया है कि 20-25 करोड़ तो बस कल ही आ गया अकाउंट में। ठीक है, तो आया नहीं पर 2035 हमें आईपीओ जाना ही जाना है। हम इंडिया के अमेज़न बनना चाहते हैं इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट में। तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कैसे डिफाइन करते हो अपने आप को? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा आपका? कॉम्पिटिटिव ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो है। जीरो नहीं है मार्केट है। इंटेंशनली दिस इवेंट इंडस्ट्री इज नॉट स्ट्रीमलाइंड। इस इंडस्ट्री में ना कोई एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब आपको कोई कोर्स करके नहीं आना है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, हाँ, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आ सकता है उसमें। तो मतलब एक बजटेड शादी कितने में हो सकती थी और कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं? कोई भी इंसान % इस प्राइस को कम कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिलमैन के पास जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीरो इंडिया में। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस आल्सो इज दैट हमारे वेंडर्स के पास बहुत सारों के पास जीएसटी आज भी नहीं है। क्यों नहीं है जीएसटी लोगों के पास? उसका रीजन आपने पता किया? अरुण सर, हाय, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। थैंक यू सो मच क्या फॉर हाल है हैविंग सर मी। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक पे पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करेंगे ना, और टॉपिक ही ऐसा है कि हर आदमी की ज़िंदगी में आना ही आना है। 99% आदमी की ज़िंदगी में तो आता ही आता है, शादी ब्याह, फंक्शंस। अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो। तो ना सबसे पहले अरुण सर, मेरे को ना आपकी थोड़ी सी जर्नी का बताओ कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? जी, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। राइट, मेरा जर्नी ना बहुत डायनेमिक रहा है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था 2005-2006 में, और मैं लखनऊ से आता हूँ, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब किया हच में। अब वोडाफोन है, हाँ हाँ पहले हाँ, उसको हच बोलते थे। हाँ, वो तो हज का डॉग आता था वैसे हाँ, बोलते, हाँ, हाँ, वही वाला। उसको हचीला बोलते थे हाँ, सर। अच्छा। तो उसमें मैंने जॉब किया, क्योंकि और वो भी मेरे क्योंकि मेरी फैमिली बिज़नेस बैकग्राउंड से थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो तुम्हारी सैलरी होगी उतनी तुम्हारी पॉकेट मनी होगी। तो 4500 रुपीज़ मेरा फर्स्ट जॉब था, जिसमें मुझे ये बोलना पड़ता था, हच में आपका स्वागत है, किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? आप बोलते थे? हाँ, और वहाँ पे मैंने 8-9 घंटे 10 घंटे का जो भी मेरा जॉब था पार्ट टाइम, मैंने धीरे-धीरे शुरू किया। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने कपल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया। मैंने जेपी मॉर्गन चेज़ के प्रोसेस में काम किया, एमेक्स के प्रोसेस में काम किया। वहाँ से फिर मैंने अपने साथ-साथ फिर मैं बैंगलोर आया, बैंगलोर में मैंने कपल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया। एक दिन मैं क्रोमा में था, तो मुझे एक बार फ़ोन आया कि आपको बायजूस में इंटरव्यू है, आप दोगे? और तब मैं बायजूस को जानता नहीं था। तो मैंने कहा मुझे करना क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि आपको ना बस सेंटर देखना है या तो एक कस्टमर सर्विस का प्रोसेस देखना है, 2 ओपनिंग्स था, आपको कुछ में भी चले जाओगे। तो मैंने पहले मना कर दिया, मैंने कहा यार पता नहीं कौन-सी कंपनी है। तो मेरे साथ जो था उस बंदा, उसने मुझे बोला कि एक बार इंटरव्यू देने में क्या जाता है? तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है। और वो क्रोमा ऑफ़िस ऊपर ही था, तो मुझे ये भी नहीं पता था, ये आपके कोरमंगला में। तो मैंने वहाँ पे जब इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो है। और द वाइब्रेशंस इतनी अच्छी थी उस टाइम की, बहुत बढ़िया थी कि मुझे 9 साल लग गए बायजूस में। बहुत हाँ, बढ़िया। वहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विस, रिटेंशन, डिजिटल फाइनेंस, सेंट्रल ऑडिट टीम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब प्रोसेसेस को हेड किया, या तो स्क्रैच से बनाया या तो जो खराब हो चुके थे उनको दोबारा मैंने उनको बनाने का मेरा जॉब था। मेरे पास 500 से 700 लोग रिपोर्ट करते थे। वाओ! तो वो मेरा जर्नी रहा बायजूस में। उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी जॉइन किया, एक और एडटेक है, वहाँ पे मैंने 3-4 मंथ्स काम किया। मैंने पैन इंडिया सारे सेंटर्स को वहाँ पे हेड किया ऑपरेशनली। और क्योंकि मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड है मेरी फैमिली का, तो हमारा डीएनए हमेशा बिज़नेस का ही रहा है। तो जब मैं क्लास 9th में था ना, तो मैंने एक अपने कॉलोनी में एक फेयर अरेंज किया था, जो कि 3 डेज़ चला था। क्लास 9th के 3 लड़कों ने, हम लोग ने ऐसे ही मोहल्ले में बैठे थे, हमने कहा यार कुछ करना है, थोड़ा पैसा कमाना है। तो हम लोग ने बेसिकली एक फेयर अरेंज किया जो कि 3 डेज़ कंटिन्यूअसली चला, और हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ पर प्रॉफिट कमाया। मैंने फिर एक रेस्टोरेंट भी खोला साथ में पार्ट टाइम पे। वहाँ पे मैं खुद लोगों के पास जाता था, बीटीएल एक्टिविटी करता था कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, आप प्लीज़ आइएगा, टेस्ट करिएगा। तो वो हमने 1 डेढ़ साल चलाया। तो ये मेरा पूरा डायनामिक जर्नी रहा है, जिसमें बिज़नेस करने का शुरुआत से ही था, क्योंकि फैमिली में ही वही चीज़ था। और क्योंकि बायजूस में मैंने इतना कुछ सीखा, और बाकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ और अनअकैडमी में इतना कुछ सीखा, कि मुझे लगा कि यार अब टाइम है कि अपना कुछ किया जा सकता है। यार इतना बड़ा मतलब आपकी बिजनेस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इतना काम किया आपने, मतलब जॉब बहुत किया। बिज़नेस बैकग्राउंड हमने ना, अब मैं आपको बताऊँ कि शुरुआत में हमारे जैसे ग्रैंडफ़ादर जो थे वो पहले रेलवेज़ में थे।
उन्होंने एक दिन अपने आप ही दिमाग में आ गया कि मुझे नहीं रेलवेज में जॉब नहीं करना है, और उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि मुझे और मेरी फैमिली को कभी पेंशन भी नहीं चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया, फिर वो पीएम के साथ चले, उस समय इंदिरा गांधी के साथ सब उनका था। फिर उन्होंने लखनऊ में एक मैगजीन शुरू किया, लखनऊ सिटी मैगजीन। वहाँ पे उन्होंने ज़ीरो से उसको स्क्रैच से बिल्डअप किया, बड़ा किया। लेकिन हमने अपनी फैमिली में वही देखा है, 0 टू 100, 100 टू गोइंग बैक अगेन 0। उनकी डेथ के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जो हमने मतलब डायनेस्टी को पूरा कर्ज फिर से नीचे आते हुए देखा। फिर हमने अपना जॉब करने का सोचा, क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वी कुड डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, तो मेरे को यहाँ बताओ कि ना जॉब करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि ना आजकल की जो नई रेस है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें सब लोग भाग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है और आपकी लर्निंग क्या रही इतने साल की जॉब करके? मैं आपको बताता हूँ, मैं ना हमारे पास लखनऊ में हमारे पास अपनी शॉप्स भी थी, फोटोग्राफी की भी हमारी शॉप थी, हमारे पास 2-3 और हमारे छोटे-छोटे बिज़नेसेस थे। मेरे पिताजी मुझे रोज़ सुबह दुकान को साफ करवाते थे। हम हमारे पास थे साफ करने वाले, लेकिन हम मुझसे साफ करवाते थे। तो क्यों? क्योंकि वो जो बोलते थे, अगर तुम ज़मीन से जुड़ के सब कुछ खुद नहीं करना सीखोगे, तो कल को तुम आगे कैसे बढ़ाओगे? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी दादी, क्योंकि हम लोग पंजाबी फैमिली से थे, तो जब मैंने पहली बार अपना रेस्टोरेंट खोला था, तो आप सोचो, अब वो 88 ईयर्स की लास्ट मंथ में उनकी डेथ हुई है। उनका मुझे पहला सबक मालूम बिज़नेस में क्या था? दादी से, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने बोला था, देखो पहले साल में तुम कुछ भी नहीं कमाओगे, सब लॉस में जाएगा। दूसरा साल तुम्हारा ब्रेक इवन होगा, और तीसरे साल से तुम अगर कुछ प्रॉफिट करना सोचोगे, तब जाके तुम्हें कुछ लाइफ में आएगा। नाउ आंसर टू योर क्वेश्चन कि जॉब करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉब से ही आप डिसिप्लिन में आते हो। जब आप अपना खुद बिज़नेस शुरुआत में करते हो, अगर आपका फैमिली से थोड़ा चलता रहता है ना, तो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जॉब में अगर आप ओनरशिप लेना शुरू कर देते हो, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रोसेस चला रहे हो और आप उसके हेड हो, और आप उसको जॉब की तरह देखोगे, तो वो कभी आप उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। वो 8 टू 9 फिर आप वो लड़ोगे कि द बस 12 घंटे काम करना चाहिए या 14 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको अपना बिज़नेस समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रिटेंशन चलाता था, वहाँ पे मुझे 50-100 करोड़ का महीने का धंधा देखना था, और उसपे अगर मुझे पता चले कि यार मुझे सिर्फ़ जॉब करना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। राइट। मैं सिर्फ़ वो करूँगा जो एसओपीज़ में लिखा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक सही। है? अगर आप अपना खुद की तरह के आप उस जॉब को करोगे, तो आपको लगेगा, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? बेस्ट पार्ट इन बायजूस वाज़ कि वो आपको ना फ्रीडम देते थे कि आप कुछ भी अपने आप कर बना सकते हो। सकते हो। मतलब आप फ्रीडम इन द सेंस, आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, हाँ। लेकिन दे आर ओपन टू योर आइडियाज़। तो वो ऐसा लगता था, यार मैं इसीलिए मुझे एक कंपनी में 9 साल लग गए, जो मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था। हमें बाईजू के बारे में इतना बुरा बुरा बोला जाता है, मतलब हर, मतलब कोई भी न्यूज़ आप उठाओ, हर जगह बुरा बोला जाता है, बेकार कंपनी है ये। रविंद्रन बाईजू के साथ मैंने डायरेक्ट काम किया है। डायरेक्टली मैंने उनके साथ काम नहीं किया, आप लेकिन उनके हाँ, साथ मिले हाँ, हो? मैं उनके साथ कई कैसे बार व्यक्ति हैं वो? 2-4 बार मेरे साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। पर्सनली मतलब हाय हेलो भी हो चुकी है, और 2-3 प्रोसेसेस में वो कभी जब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो मेरे साथ उनकी बात हुई है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, एंड आई कैन बी ट्रोल्ड आल्सो फॉर दिस। मुझे तो बहुत जेम ऑफ अ हार्ट पर्सन लगते हैं। अब बिज़नेस में कैसा हुआ, क्या हुआ, मेरा उस लेवल पे कभी इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है। मेरा प्रोसेसेस बनाने में था, ना कि बिज़नेस बनाने में। तो बिज़नेस में एग्ज़ैक्टली क्या हुआ पता नहीं, वो तो सबको ये सब सभी लोगों की अपनी-अपनी राय है, बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान है। आर यू श्योर? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, बाईजू कैसी कंपनी, वर्क कल्चर कैसा था बाईजू का? वो बताओ, आप पे कितना प्रेशर था? प्रेशर देखिए, कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर आपको लेना है, तो बहुत कुछ प्रेशर है। अब मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं ब प्रेशर में आ जाऊँ, तो मेरे पसीने छूटने लग जाएँगे। लेकिन अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी के लिए मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ, तो मुझे लगेगा, यार ये तो मुझे करना ही करना है, राइट? तो प्रेशर, मैंने आपको बोला ना कि अगर आप एज़ अ फाउंडर मेंटालिटी जॉब करते हो, तो आपको प्रेशर कभी कुछ नहीं होता है। भले आप एक एजेंट भी क्यों ना हो। अच्छा, फिजिक्स वाला और बाईजू में अगर कंपेयर किया जाए, तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? देखिए, फिज़िक्स वाला और बायजूस में मैं अभी तो फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में बोलते हैं ना, इट्स नॉट व्हेन यू एंटर द मार्केट, हाउ लॉन्ग यू स्टे इन द मार्केट। तो अभी तो फिजिक्स वाला इज इन द मार्केट, राइट? तो जो जितने समय तक चलेगा, उसमें उतना ज़्यादा वो क्रेडिबिलिटी है। सो दोनों अपनी अपनी जगह है। आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, वो दूसरी मार्केट को केटर करते थे, ये दूसरी लेवल के मार्केट को केटर करते थे। मेरे ख्याल से ये लोग बल्क में ज़्यादा चलते हैं, और हम लोग बेस हाइब्रिड मॉडल्स में ज़्यादा चल रहे थे। ऑनलाइन में हमारा बहुत ज़्यादा स्कोप था, हम लोग ऑफलाइन लाना की हम लोगों ने पूरी कोशिश करी थी, बट इस समय तो फिजिक्स वाला ही है। तो अच्छा, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी और बाईजू, तीनों से बेस्ट कंपनी कौन-सी है? मेरे लिए तो हमेशा बायजूस ही रहेगी, क्योंकि आपने काम किया। क्योंकि मैंने अंदर से देखा है कि इंटेंशंस कभी भी
उस लेवल पे नहीं थे जिस हिसाब से लोग दिखाते हैं कि सिर्फ लूटना था या जो भी करना था। वैसे कभी मीटिंग में ऐसा नहीं होता था कि नहीं आज ना हमें 100 लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और 100 लोगों से पैसा लेना है। अच्छा चलो ये बात आई गई, अभी तो अपन क्वेश्चन पे आएंगे, आगे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा आपका थोड़ा और थोड़ा समझ लेते हैं। अभी रणवीर अलाहाबादिया का भी ये केस हो गया है, जी। आप फॉलो करते थे उनको? हाँ, मैं तो आपको भी फॉलो करता हूँ, मैं उनको भी फॉलो तो करता हूँ। आप क्या जी। देखते हो, मतलब किसी को फॉलो करते हो तो क्या देखते हो उसकी पर्सनालिटी में क्या देखते हो, या फिर ऐसा लगता है कि वो बड़े लोगों के साथ बैठता है तो मतलब अच्छी सोच होगी? आपका क्या थॉट प्रोसेस है? किसके साथ बैठना आपकी सोच डिफाइन नहीं करता है ना? आप क्या, जैसे मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप क्या क्वेश्चंस पूछते हो? अब आप भी आजकल पॉलिटिशियन का आप एक अलग से चल रहा है आपका और आपका फाउंडर्स का अलग चल रहा है। अगर मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो मैं शायद वो देखूँगा, लेकिन अभी मेरा स्टार्टअप में ज़्यादा इंटर मैं वो देखता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं वो नहीं देखता हूँ, है ना? लेकिन जैसे मैंने अभी आपका अखिलेश यादव वाला भी वीडियो देखा, ठीक है? लेकिन फाउंडर्स वाला मैं ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि आजकल मैं अपने बिज़नेस बनाने में लगा हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। राइट। अब 1 घंटे का पॉडकास्ट चाहे वो रणवीर का हो, चाहे वो आपका हो, सारी चीज़ें हो सकता है कि मुझे ग्रैस्प करने का मन ना करे, लेकिन 1 घंटे में अगर मैंने 1 चीज़ या 2 चीज़ भी अपनी उठा ली, तो मेरे लिए शायद वो लर्निंग है, तो मैं वो लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ रादर देन कि मुझे वो किसको फॉलो करना है या नहीं करना है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता जो है वैसे भी बहुत टफ है। आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजिंग पॉइंट आया, क्या टर्निंग पॉइंट आया, तब आपको ये बिज़नेस करने का मतलब रास्ता मिला और ये सब कुछ सेट होने चालू हो गया? मैंने आपको बताया ना जैसे कि इवागा एंटरटेनमेंट नाम है आपकी कंपनी का। जी, तो ये कैसे हुआ, मतलब कहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से सारी गाड़ी शिफ्ट हो गई? बायजूस डाउन होने लगा, हाँ। तो मैंने बोला ना मैंने बायजूस एक्चुअली में शुरुआत में सिर्फ 2-3 महीने के लिए जॉइन किया था। मैंने कहा एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि वो क्या चलता है इधर। 2-3 महीने में आपने 9 साल 9 निकाल। साल निकाल दिए क्योंकि वहाँ पे फाउंडर्स मेंटालिटी का मुझे बहुत मौका मिला अपने आप को ग्रो करने का, स्केल करने का। तो फिर मुझे 9 साल निकल के मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन जब वो डाउन होने लगा तो फिर मुझे एकदम से वो लगा यार मैं कहाँ था और अब मेरे क्या हो गया और आगे मुझे क्या करना है। फिर मैंने एक और कंपनी जॉइन किया जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे 3-4 महीने मैंने काम किया, लेकिन तब से मेरे दिमाग में आने लगा कि नहीं अब मुझे खुद का कुछ करना है, कि जैसे मैंने बताया ना कि वो ब्लड में तो है कि अपना धंधा कभी ना कभी तो करना है, लेकिन 9 साल लग जाएँगे उसको वहाँ तक पहुँचने में, ये कभी भी नहीं सोचा था मैंने। फिर मैं एक दिन अपने दोस्त से कॉल पे था तो मैंने उससे पूछा यार 1-2 बिज़नेस बताओ जो हम लोग साथ में मिलके कर सकते हैं। तो वो ना 2-3 बिज़नेसेस में था और वो लखनऊ के मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे ये इवेंट्स की इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो मैंने जैसे आपने शुरुआत में बोला ना कि लाइफ में कई बार आता रहता है, बर्थडेज़ है तो हर साल आएगा, ठीक है? वेडिंग्स है तो 1 अगर बहुत लकी हुए तो 2 ठीक है? या अगर आपके डेथ भी है वो भी एक इवेंट है, आप कॉर्पोरेट है तो भी इवेंट है, आप एक छोटी दुकान खोल रहे हो वो भी एक इवेंट है, इनॉग्रेशंस में बहुत सारा होता है। तो मुझको ऐसा लगा कि यार यहाँ ये इंडस्ट्री में कुछ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये फिर मुझे लगा कि इंडस्ट्री साइज़ बहुत बड़ा है और क्योंकि मैंने बायजूस में या अपने पूरे एमएनसीज़ में या अनअकैडमी में जो भी मैंने किया तो मैंने देखा है कि आप टेक्नोलॉजी से कोई भी बिज़नेस को बहुत बड़ा बना सकते हो, बहुत आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हो और आप एक्चुअली में उसको एक राह दे सकते हो। अगर अब मैं आपको इवेंट्स इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ तो ये $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, जिसमें $130 बिलियन सिर्फ़ और सिर्फ़ वेडिंग्स ही है। 70 बिलियन ये इंडिया का है ना? और इसमें कोई भी बहुत बड़े प्लेयर्स आज भी नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेयर्स नहीं क्यों है। नहीं आया, कुछ रीज़न है क्या ऐसा आपको लगा, आपने स्टडी किया आ इसका? रहे हैं प्लेयर्स, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, 2-3 प्लेयर्स हैं। शुरुआत में किसी ने ट्राई किया, उसने लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। अभी जो हैं 1-2 प्लेयर्स जो आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैंने आपको बताया ना इवेंट साइज़ इतना बड़ा है इंडिया में, इतना बड़ा है कि अगर मैं उसका 3% भी ले लूँगा, राइट। तो भी हम 10,000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे। वाह! तो यही एस्पिरेशन को लेके लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे जैसे मैं इसको और इवॉल्व होता रहा ना, तो मुझे ये लगा यार पैसा एक चीज़ है, लेकिन पैसा हर चीज़ ड्राइव नहीं करती है। आपके पास ना एक मिशन होना चाहिए, आपके पास एक मूवमेंट होना चाहिए जो आप कुछ ड्राइव करो। तो जब मिशन विज़न की बात आ गई तो आप मेरे को आप आंसर दो कि आपका आपने जब शुरुआत करी, तो क्या विज़न था और क्या मिशन था आपका? शुरुआत में तो सब कुछ ब्लर होता है, हाँ, कुछ दिखता नहीं है। कुछ दिखता नहीं है, बस धंधा करना था, ये एक विज़न था और ये रियलिटी है ना? लेकिन बाद में फिर मैंने क्या सोचा ना कि मैं इसको हाइब्रिड बिज़नेस मॉडल बनाता हूँ। मैं एक ऑफ़लाइन एज़ एन इवेंट प्लानर चलाता हूँ और एक लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाता हूँ। लकीली मैंने वीसीज़ को कॉन्टैक्ट करने लगा और उनमें से एक एलिवेशन कैपिटल में एक हर्षित है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मतलब एक वो आपका कॉल होता है जिसमें वो आपको पता करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने बोला यार आपने इंडस्ट्री बहुत अच्छी पकड़ी है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपके पास स्क्रैच से बनाने का एक्सपीरियंस है और आपने बहुत बड़े-बड़े प्रोसेसेस बनाए हैं। एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन आप इसको लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म और हाइब्रिड में क्यों चलाना चाहते हो? हाँ, व्हाई नॉट अ मार्केटप्लेस? राइट। और क्योंकि वो जो वीसीज़ हैं वो आपके आइडियाज़ पे पैसे नहीं लगाते हैं, वो बेसिकली जब आपका बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद वो आते हैं। सीरीज़ ए आप बोल सकते हो दूसरे राउंड्स में। बट दैट स्टक इन माय माइंड कि यार ये मार्केट प्लेस इसमें अभी तक क्यों नहीं है? राइट, राइट। देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। मैं हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ,
आपके बैंगलोर बहुत सारे 300 प्लस कस्टमर से मिला, 50 प्लस 60 वेंडर्स से मिला। मैंने एसोसिएशंस ज्वाइन किए इवेंट्स के देखने के लिए कि वहाँ पे क्या बातचीत चलती है। मैं इवेंट्स में गया इवेंट्स को देखने के लिए कि वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बात नहीं करता है। राइट, इसमें कैसे हाँ मतलब नहीं बात कर पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और मैं ये कैमरे में भी बोलना चाहता हूँ कि मैं जब ये रिसर्च कर रहा था ना, तो मैं नॉट रिसर्च, जब मैंने ये बना लिया था तो ये मैं बात की बात है कि मैंने एक मतलब मैं वेंडर्स को कॉल करता हूँ खुद पता करने के लिए वो कैसे वेंडर्स हैं क्या हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे किसी को कॉल किया, मुझे एक नंबर मिला, तो मैंने उसको बोला कि हाँ आपका टेंट सर्विस है, आई वुड लाइक टू ऑनबोर्ड यू। तो उसने बस इंग्लिश में बोला कि ब्रदर लेट्स मीट टुमारो, ठीक है, स्टारबक्स 9:30। और उसने मैंने बोला ओके। तो मैं पहली बार मैंने सोचा यार किसी वेंडर ने मुझे स्टारबक्स में बुलाया, चलो जाके मिल लेता हूँ मैं एक बार। तो वो ना 50-100 करोड़ का इवेंट्स करता है वो बंदा। उसने मुझे बस 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन में मुझे एक चीज़ स्ट्रक रही, इंटेंशनली दिस इवेंट इंडस्ट्री इज़ नॉट स्ट्रीमलाइन्ड। कंडीशनली बिकॉज ऑफ द वो प्राइस मैनिपुलेशन हाँ, और मिडिल मैन का अगर मैनिपुलेशन। आपको एक आर्क बनाना है बलून का तो उसमें भी 3 मिडल लेयर्स हैं और तब वो एंड यूज़र्स को जाता है। और इस इंडस्ट्री में ना कोई एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब आपको कोई कोर्स करके नहीं आना है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी। हाँ, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आ सकता है उसमें। जो और मैं भी ऐसे ही एंटर किया। फिर जब मैंने आपको बताया ना कि जब मैं वो कर रहा था तो मैंने भी इवेंट प्लानर्स को मैं इवेंट प्लानर बना। मैंने जस्ट डायल में अपने आप को रजिस्टर किया, वहाँ पे मुझे इंक्वायरी आने लग गया। मैंने कस्टमर्स के बर्थडे में को पिच किया, मैंने कॉर्पोरेट 1-2 कंपनीज़ हैं, मैं वहाँ पे जाके मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि हम आपका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे इवेंट को। राइट राइट। मैंने वेडिंग लीड्स को उठा के मैंने कपल्स को मैंने पिच किया। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम क्या समझ में आया ना कि लोगों को करना है लेकिन ये नहीं मालूम है कैसा करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक वेडिंग डेकोर का एग्ज़ैक्टली जो मेरा प्राइस है, एग्ज़ैक्टली वो सारी चीज़ें जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके आपके पास 3 से 4 प्राइसिंग आ जाएँगे। राइट। और कस्टमर्स कन्फ्यूज़ हो जाता है, यार मुझे जाना किसके पास है? और इंडिया में 90 प्लस इवेंट्स, भले वो बर्थडेज़ हों, भले वो वेडिंग्स हो या कॉर्पोरेट हो या माइस हो या जो भी हो, वो डीआईवाई होते हैं, डू इट योरसेल्फ, राइट। है ना? मतलब हम खुद ही करना चाहते हैं। हम बहुत ही सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो इवेंट प्लानर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। लेकिन उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो आपके वेन्यू से लेकर पंडित से लेकर ड्राइवर तक, डेकोर, केटरिंग, आर्टिस्ट एक ही जगह हो, रिव्यूज़ हो, आपके पिक्चर्स हो, स्पेसिफिकेशंस हो, कंपैरेटिबिलिटी का ऑप्शन हो और आप तुरंत वन क्लिक जॉब पे विदाउट नेगोशिएशन आप उसको कर पाओ। ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, जब आपने जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जो मेजर चैलेंज है वो क्या ओवरकम किया आपने? वेंडर्स को समझाना। पहले 100 वेंडर कैसे ऑनबोर्ड किए आपने? तो जब मैंने लीड्स उठानी शुरू करी, क्योंकि मैंने अपनी जो रिसर्च करी थी, मैं जस्ट डायल में बना तो मेरे पास बहुत सारे इवेंट प्लानर्स के मैं 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में आया फिर। और वो बोलते हैं ना प्रोडक्ट मार्केट फिट आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी कर सकते हो। तो मैं 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में आया जिसमें वेंडर्स भी एक-दूसरे से बात करते थे, ये डेकोर है, मुझे आप रेंट पे दे सकते हो। हाँ। ठीक है, मुझे 2 आर्टिस्ट चाहिए। आर्टिस्ट वहाँ पे बोलता है ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मुझे आप इतने रुपए दे दो। तो मैंने वो देखा यार ये सब तो स्ट्रीमलाइन आप सिस्टम से भी कर सकते हो और उसको ज़्यादा स्केल कर सकते हो। हाँ। तो वहाँ से मैंने वेंडर को कॉल करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि मार्केट प्लेस बना रहा हूँ तो उनको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मुझे बताना पड़ता है कि आपने कभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में शॉपिंग किया है? तो वो बोलते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूँ ये मार्केट प्लेसेस हैं। एग्ज़ैक्टली सेम मैं एक इवेंट मैनेजमेंट का मार्केट प्लेस बना रहा हूँ जहाँ पे वेन्यू से लेकर ये सब होगा। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन आता है, अच्छा यार तो हमारे प्राइसेस तो ओपन हो जाएँगे हाँ, मतलब प्राइस आधा चल जाएगा मेरा। और मेरा कॉम्पिटिटर तो वो सस्ते में लगा देगा। दूसरा कि आप तो ये सब बातें बता रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे लेकिन कभी कर नहीं पाए। चौथा ये कि मुझे मैं टेक सेवी नहीं हूँ, मुझे करना है, इंटरेस्ट आ रहा है ये मुझे बहुत। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमारे जो 100 वेंडर्स जो अभी हमने रिसेंटली भी ऑनबोर्ड किए हैं और इनफैक्ट अभी जो और पाइपलाइन में अनदर 100 के से जो बात चल रही है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये बिज़नेस आइडिया बेकार है। दे आर एक्साइटेड टू कम, बट उनमें एप्रीहेंशंस बहुत है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सारे वेंडर से खुद जाके मिलता हूँ। मैं उनसे खुद जाके आधा 1 घंटा देता हूँ, उनसे पूरा उनका हिस्ट्री पता करता हूँ, उनको पूरा गेज करता हूँ कि वेदर दे आर गुड फॉर द प्लेटफ़ॉर्म। उसके बाद उनको समझाता हूँ कि यार हम ये बिज़नेस नहीं बना रहे हैं। वी आर इन अ मिशन दैट हाउ इंडिया विल एग्ज़ीक्यूट एंड प्लान द इवेंट्स इन फ्यूचर। तो जब मैं उनको मिशन से जोड़ता हूँ ना, तो पैसा अपने आप बन जाता है। राइट। तो वो हमारे पास और शुरुआत में हमने ऑनबोर्डिंग फ्री रखी है। हाँ। हमने उनको बोला कि अभी आप पैसा मत दो, वी विल ओनली अर्न व्हेन यू विल अर्न। राइट राइट। देन दे गेन लिटिल मोर कॉन्फिडेंस इन आवर सिस्टम एंड दे से कि चलो ठीक है, आते हैं फिर हाँ आपके भाई, साथ। पैसा तो नहीं ले रहा, कम से कम हाँ। मेरे को धंधा ही लाके देगा, उसमें से मेरे को कुछ इसको कट देना है, वो मैं बाद में दूंगा, अभी तो मेरे को कुछ देना नहीं है। बस, और उनको ये भी मालूम है कि आगे जाके हो सकता है कि हमारे परसेंटेज बढ़े या हम सब्सक्रिप्शन में आए। दे एंड दे स्पीक फ्रीली।
लेकिन वो बोलते हैं कि सर शुरुआत में आप पहले करके थोड़ा दिखा दो, उसके बाद हम आपके साथ करते हैं। तो दैट्स हाउ वी ऑनबोर्डेड 100 वेंडर्स। अच्छा, फंडिंग जो होती है वो एक स्टार्टअप की ग्रोथ का सबसे बड़ा पार्ट होती है। आपने तो बूट स्टार्टअप किया है, आप इनके पास भी गए हो, वीसीज के पास भी गए हो फंडिंग लेने के लिए। क्या लर्निंग रही वहाँ पे, क्या चैलेंजेस रहे आपके लाइफ के? शुरुआत में मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा आइडिया क्रैक किया है कि 20-25 करोड़ तो बस कल ही आ गया अकाउंट और में। shit। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा यार 20-25 करोड़ तो उठाने में कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। आया नहीं पर। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है, इतना अच्छा आइडिया किसी ने किया नहीं है, तो अब तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। देन आई कॉन्टैक्टेड अप्रॉक्सिमेटली 70-75 ऑफ वीसीज़। अब इसमें ना 75 75 के मेल आसपास किया, डायरेक्ट मिले? मेल किया मैंने सबको, क्योंकि इतने कॉन्टैक्ट्स मेरे नहीं थे, और यही मेरे ख्याल से एक चैलेंज होता है एक फर्स्ट टाइम मेन फाउंडर का, क्योंकि मैंने जैसे मैंने बोला ना, मैंने बिज़नेसेस शुरुआत में बहुत सारे किए थे, लेकिन मेन ये जो है जिसमें वीसी फंडिंग चाहिए, जिसमें हमें उनका फ्यूल चाहिए टू ग्रो एंड टू एक्सपैंड, वो मेरा शायद लाइफ में पहली बार ही है। राइट। तो इतने सारे तो कॉन्टैक्ट हमारे पास है नहीं। तो जब मैं उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू किया मेल्स पे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट्स नॉट इवन इन आवर थीसिस। तो मुझे समझ में आया कि सारे वीसीज़ के पास नहीं जाना चाहिए, आपको पहले पता करना चाहिए कि यार आप क्या बना रहे हो और वो वीसीज़ का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर और आप कौन-सी स्टेज पे हो। जैसे मैंने बताया ना कि एलिवेशन वो थोड़े बड़े वीसीज़ हैं, तो वो थोड़े लेटर स्टेज पे आते हैं। उसमें उनका मतलब मेरा ही फॉल्ट है कि मैं उनके पास अभी जा रहा हूँ। तो आपको पहले वो वीसी समझना पड़ेगा कि वो उसका विज़न क्या है। वो 1-2 साल के लिए आपके पास लगाना चाहते हैं या आपके साथ रुकना चाहते हैं वो राइट टाइम तक। राइट राइट। तो शुरुआत में बहुत रिजेक्शन मिले, 70-75 ऐसे हमने रिजेक्ट किए, एंजल्स ने रिजेक्ट किया, एंजल्स ने भी बोला इट्स टू अर्ली फॉर अस, क्योंकि मार्केट चेंज हो चुकी है, अब आइडिया पे इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलता है। देन आई थॉट और देन आई स्पोक टू माय वाइफ कि बॉस हमारे पास जितना भी लिमिटेड सेविंग है, इनफैक्ट हमारे जो थोड़े बहुत एसेट्स हैं, फिर हमने उसको लेवरेज आउट किया और हमने अपना ये एमवीपी बनाया। तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कैसे डिफाइन करते हो अपने आप को? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा आपके? कॉम्पिटिटिव ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो है। ज़ीरो नहीं है मार्केट, है, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत सारे प्लेयर्स इमर्जिंग भी हैं। कोई ऐसा जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स में अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब में वो नाम हैं। आप शायद गिनती के आप इवेंट्स पे नाम नहीं बता पाओगे आज, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वो इवॉल्विंग है। अभी वो भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग एट वन बुके देयर इज़ नो वन। सो द प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसमें सब कुछ हो, जहाँ पे आप कंपेयर कर सको, ऑन स्पॉट बुकिंग हो जाए और आपके पास वेरिफाइड वेंडर्स हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको शादी आपको एन्जॉय करने का है। आपको 6-9 महीने से पहले आपको पसीना नहीं बहाना है ना? इवन इफ आपको अगर गिफ्टिंग भी करना है, तो भी आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके कर सकते हो। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया आपके इवागा एंटरटेनमेंट का। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ में बेसिकली मुझे जो लाइन एक और हिट हुआ, उसमें बोला कि कन्वीनियंस इज़ द नेक्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। राइट राइट, हाँ बिल्कुल सही बोला, हाँ। आपकी और जो जेनज़ीज़ हैं और जो मिलेनियल्स जो अब जिनका जो अब शादी का टाइम आने वाला है या जो आ रहा है या बर्थडेज़ का है, उनके और ख़ासकर आपका लाइफ़ में इतना स्ट्रगल है कि आप अपने बच्चे के बर्थडे को, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बच्चे का पहला बर्थडे बनाने के लिए भी आप 10 वेंडर्स को 2 महीने पहले बैठ के आप नेगोशिएट करके, लोगों से मिल के, ख़ासकर ऐसी ट्रैफ़िक जैम्स में जाके आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो आपके लिए ईज़ हो, आपको मालूम हो ये आएगा, क्योंकि कई बार तो वेंडर्स आते भी नहीं हैं। आप ये भी होता है क्योंकि उनको बड़ा टेंडर मिल जाता है, तो वो दूसरी जगह जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मैडम नहीं आ पाएँगे। बहुत बढ़िया, आप मेरे को एक वेंडर ऑनबोर्ड कर लेना। हमारे खाना बनाने का बिजनेस है, हम केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, हमारे पास है वो। हाँ, तो एक हमको ऑनबोर्ड कर लेना आप। बिल्कुल। हाँ, फॉर श्योर, है ना? सारा इवेंट मतलब बर्थडे काम करते हैं, हाँ। ऑफिस इवेंट्स काम करते हैं, ठीक है? तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस तो है। हमारे पास अलग-अलग लिस्टिंग होते हैं, जिसमें बर्थडेज़ का केटरिंग अलग पैकेजेज़ में, क्योंकि सबके प्राइसेज़ डिफरेंट होता है, आपका मेन्यू डिफरेंट होता है। वी कैन ऑनबोर्ड यू फॉर श्योर, वी कैन टॉक ऑफलाइन फॉर परफेक्ट, एक बिजनेस हो गया सब। दैट। अच्छा, इवागा एंटरटेनमेंट की ग्रोथ अभी तक जैसी भी रही है, आपका सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या रहा अभी तक? सबसे पहले फर्स्ट 100 वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना, हाँ। दैट वाज़ लिटिल चैलेंजिंग। और इसीलिए अगर आप मेरा देखोगे कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म में ना हमने जब जो बिल्ड कर रहे थे, बेसिकली क्या होता है ना, वो पहले आपके टेस्ट एनवायरनमेंट में बनता रहता है, उसके बाद जब आपका पूरा एमवीपी तैयार हो जाता है, फिर आप उसको पॉड में आप उसको डिप्लॉय कर देते हो। लेकिन क्योंकि लोगों को समझाना था कि एग्ज़ैक्टली हम करते क्या हैं, तो हमने जो जितना भी बन रहा था, हम वो लाइव करते रहे। ओके। ताकि वेंडर्स को हम समझा सकें कि आप प्लेटफ़ॉर्म में जाके देखो एग्ज़ैक्टली हम बना क्या रहे हैं। तो रिवॉर्डिंग जो हमारे सबसे ज़्यादा रहा, वो पहले 100 वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना। अभी हमने रिसेंटली 2 एडवाइज़र्स को हमने ऑनबोर्ड किया है, जो कि इवेंट इंडस्ट्री में इंडिविजुअली 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, वाओ! और वो 2-2 3-3 कंपनीज़ में एमडी, सीईओज़ हैं अपने इवेंट्स में। तो ये एक ना वैलिडेशन मिल जाता है कि जो वेटरन है आपकी इंडस्ट्री में, और वो आपका अगर विज़न समझ पा रहे हैं, और वो अगर आपके साथ ऑनबोर्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। राइट, राइट। तो वेंडर्स का आना, क्योंकि आपको
मार्केट प्लेस में ये होता है कि पहले आप डिमांड क्रिएट करो या सप्लाई क्रिएट करो। तो मैंने जितनी भी किताबें भी थोड़ी बहुत मैंने जो पढ़ना शुरू किया उसमें ये लिखा है कि पहले आप सप्लाई को पहले बना लो, आप उसके कौन बाद से किताब पढ़ते हो आप ज्यादातर? द वीसी गेम है ना, आपका द लीन स्टार्टअप, और बहुत सारी ऐसी किताबें स्टार्टअप्स रिलेटेड में बहुत सारी। मैंने सुना है आपने भी एक किताब अभी रिसेंटली हाँ, मेरी लिखी है किताब का नाम कि है क्या नहीं कर, इट विल फेल समथिंग योर ना। कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। हाँ, ये मैंने देखा है सो आपके मेरा एक परमानेंट स्लोगन है कि किसी भी फाउंडर के लिए कि आपकी कंपनी का अंत होना तो तय है, हाँ, चाहे आप कुछ भी कर लो। अभी सोच के चलते हो कि मेरी कंपनी 100 साल चले, 200 साल चले, 500 साल चले, ठीक है, मतलब गुड, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ कि सबका एक विजन होता है कि नहीं मेरे मरने के बाद भी चले, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। मतलब आपका, आप जैसे जैसे उस बिजनेस में उतरते जाते हो आपको लगता है यार बहुत कर लिया यार, अब छोड़ दो यार, नहीं यार। तो आपको अपनी प्रोडक्ट से, कंपनी से इतना अटैच नहीं होना है, आपको प्रोसेस बनाना है, आपको बिजनेस बनाना है। आप डिफरेंट हो, आपका बिजनेस डिफरेंट है, आप उसको, आप सिर्फ आप एक अनेबलर हो कि यार आप एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके, अपना बिजनेस कर सके, घर परिवार चला सके, सृजन कर सके किसी चीज़ों का। तो वो जब दोनों चीज़ समझ में आ जाती है कि भैया कि एज ए फाउंडर आप डिफरेंट हो, एज ए कंपनी आप डिफरेंट, वो चीज़ें डिफरेंट है। बट मैं जितने भी लोगों को इंटरव्यू करता हूँ और देखता हूँ लोगों को, समझता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ लोग ब्रेड बना रहे तो ब्रेड दिखते हैं, कुछ लोग इक्विटी में तो इक्विटी जैसे दिखते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है, तो आप अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी उसको खो देते हो और जो बिजनेस है वो आप बन जाते हो। तो इसका आइडिया और मोटिवेशन आपको कैसे आया? फिर मैं इतने बिजनेस बना रहा हूँ, इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, तो नहीं, क्योंकि ये यूनिक है ना। जब हाँ, आप बिजनेस बना रहे हो, जैसे आपने बताया कि वो टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो लेकिन आप एक दिन फेल या शट डाउन हो जाओगे, तो हाँ, ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? वो शट होना ही है। आप कितनी भी कंपनी का नाम ले लो, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, आप हजारों साल पुरानी कंपनी का नाम ले लो, 50 साल पुरानी कंपनी का नाम ले लो, 40 साल पुरानी कंपनी का नाम लो, कोडैक ले 10 साल लो, पुरानी, नोकिया ले लो, कुछ सब भी ले लो। कंपनी का, हाँ सब कंपनी बंद होनी है। जी। वो होनी होनी, क्योंकि जो आप जो थॉट प्रोसेस लेके चलो, जो विजन लेके चलो, वो नेक्स्ट आदमी कैसे परस्यू करेगा, कैसे निकालेगा उसको आगे, कैसे चलाएगा, कोई आप नहीं कैसे निकला। बताओगे उसको? करेक्ट। आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा सत्ता में थी, दूसरी, अब वो उसकी जो विचारधारा वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है वो आगे लेके जाएगा। आज क्या जो पॉलिटिकल पार्टी करंट सिचुएशन में है, क्या वो कल रहेगी? करेक्ट। नहीं रहेगी। तो हमेशा थॉट ऐसे इवॉल्व होते हैं, ऐसे इवॉल्व होते हैं। और आजकल तो बहुत फास्ट हो रहा है, सबकी ज़िंदगी में बहुत फास्ट हो रहा है। हर फाउंडर चाहता है 5-6 साल में निकल जाए, 10 साल में निकल जाए, थोड़ा पैसा बना ले, फिर अपनी ज़िंदगी जिए, फिर वो कुछ बट कुछ फाउंडर्स रहते हैं जो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोडक्ट में कि नहीं, ये हमारी ज़िंदगी है। आपका मेरे प्रति क्या नोटिस है? नहीं नहीं, अभी नोटिस वोटिस नहीं करेंगे। नहीं, फिर भी। अभी विजन की बात आ गई अच्छा, है, जी। तो है ना, विजन में अपन देखेंगे आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। मेरा लॉन्ग टर्म विजन, हाँ। अभी हम एमवीपी लॉन्च कर रहे हैं। 2035 वी विल हिट आईपीओ। वाह। 2035 हमें आईपीओ जाना ही जाना है। हम इंडिया के अमेज़न बनना चाहते हैं इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट में। हाँ। और हम अब्रॉड भी जाएंगे, बट पहला हमारे इंडिया मार्केट इतना बड़ा है कि हम उसको अगर कैप्चर कर लेते हैं तो 3% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री अगर हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, 10,000 करोड़ का तो हम बिजनेस आराम से बना सकते हैं। और हम मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत सारा वहाँ पे होता है। और एक मेक वेडिंग्स इन इंडिया एक अलग कैंपेन चल रहा है पीएम की तरफ से, तो हम दोनों को साथ में लेके इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो 2035 वी विल हिट आईपीओ विद बिग नंबर्स। श्योर सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन है मेरे, मतलब मैं जो मैंने लिखे भी थे अपने हिसाब से, मैं बात करना चाहता था इवागा एंटरटेनमेंट के बारे में। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए स्पेसिफिक इवागा एंटरटेनमेंट क्या है? बर्थडे से लेकर कॉर्पोरेट तक, वेडिंग से लेकर आपके एक दुकान के इनॉग्रेशन तक, आपकी लाइफ में कोई भी कैसा कोई भी इवेंट हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। आप एक ये मार्केट प्लेस है, इसको अमेज़न की तरह समझिए कि आपके पास सारे लिस्ट ऑफ वेंडर्स होंगे। आपको सिर्फ कॉल करके नहीं करना है, आपको सब कुछ कंपेयर कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, परख सकते हो। कन्फ्यूजन हो तो हमसे बात कर सकते हो एज अ कस्टमर सर्विस, और खुद ही रियल टाइम पे बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारी इवेंट्स की सारी चीज़ों का एकमात्र एक सूत्र है, जो कि आपको कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, ये जैसे एंटरटेनमेंट की जो इवेंट की जो इंडस्ट्री हो गई, इसमें लोगों को जो प्राइस है मेरे हिसाब से 3x 4x पे करना पड़ता है। तो मतलब एक बजटेड शादी कितने में हो सकती थी और कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरी रिसर्च, अगेन आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज इन दैट, अभी भी इंडस्ट्री कैश पे बहुत चलती है वेडिंग्स की, चाहे आप स्ट्रीमलाइन बिजनेस हैं या नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस ऑल्सो इज दैट हमारे वेंडर्स के पास, बहुत सारों के पास जीएसटी आज भी नहीं है। जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास जीएसटी नहीं है। जो आपने मुझसे पूछा था ना, चैलेंजेस क्या आते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि
कोई भी इंसान 30 to 40% इस प्राइस को कम कर सकता है। और आप 30-40%, अगर आप 20 लाख की शादी कर रहे हो और 40% उसका होता है 8 लाख रुपए के आसपास, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिलमैन के पास जाता है। अच्छा, क्यों नहीं है जीएसटी लोगों के पास? उसका रीजन आपने पता किया? वो बोलते हैं हम बहुत छोटे हैं। हाँ। अब जैसे एक फोटोग्राफर से मेरी बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि हम ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आपके पास तो जीएसटी हो गई। तो उसने बोला सर हमारा इंडस्ट्री ना बहुत फ्रीलांसर्स पे चलता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में ऑन रोल पेपर पे तो सिर्फ 2-4 फोटोग्राफर होते हैं, लेकिन अब आपका जब शादियों का टाइम आता है या जब कॉर्पोरेट के इवेंट्स का टाइम आता है, तो उनके पास 10-10, 20-20 इवेंट आते होते हैं, तो वो 10 लोगों 20 लोगों को फ्रीलांसर पे करते हैं। तो कहते हैं हम अगर टैक्सेस ले लेंगे, उन लोगों को ये मानना होता है ना, तो हम बाकी लोगों को कैसे टैक्स, वो तो टैक्स करेंगे नहीं, तो हमारे पास बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जयनगर में एक बहुत बड़ा वेंडर है, और लेकिन बहुत छोटी सी गली में बहुत फंस के जाना पड़ता है। मैं उनके पास जब मैंने गया तो मैंने कहा आपके पास जीएसटी होना चाहिए ये वो, तो वो बोलते हैं टैक्स देना पड़ेगा हमें आपको। वो बंदा लाखों करोड़ों का धंधा कर रहा है, लेकिन उसके पास जीएसटी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है, उसको जीएसटी का क्लैरिटी नहीं है। फिर जब मैंने उसको समझाया, नहीं मैं कस्टमर से जीएसटी लूंगा, मैं आपको आगे पास ऑन करूंगा, आपको बस फाइल करना होगा। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी सीए से बात कर लेता हूँ, मैं करवा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस आज भी नहीं है, आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा डर लगता है, और दूसरा जब कैश आता है तो शायद लोगों का चलो थोड़ा। इस पे थोड़ा सी एक डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सी पॉइंट से अलग है, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। जैसे आपने बोला ना कि इस इंडस्ट्री में जीएसटी नहीं है लोगों के पास में, और लोग टैक्स फाइल नहीं करना चाहते। मैं आपको बताता हूँ इस पॉडकास्ट में आज। और लोगों के पास जीएसटी इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो टैक्स पे करना चाहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी वो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस में आते हैं तो उनके पास जितने भी अधिकारी है, उनको पता है कि उनको नोटिसेस आएंगे, परेशान किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, रिश्वत ली जाएगी। अगर आप सिस्टम में ट्रैक हो गए तो सिस्टम में ट्रैक हो गए तो आप फंस गए। तो वो इस सारे सिस्टम को अवॉइड करने के लिए जीएसटी, टैक्स, सारा कैश पेमेंट करना चाहते हैं। और इसमें ना मैं आपको बताऊं कि अभी हम एक कानून लाने का प्रस्ताव रखने वाले हैं, वो है सीए अकाउंटेबिलिटी का। मैंने नहीं सी अकाउंटेबिलिटी का प्रावधान ये रहेगा हमारी तरफ से, जो मैं आवाज उठाने वाला हूँ अभी सरकार के अंदर, कि एक ओनर, बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओनर हो, कल को आपको चैलेंजेस आएगा, आपके पास नोटिस आएंगे इनकम टैक्स के, आपके पास जीएसटी के नोटिस आएंगे कि आपने ये फाइल नहीं किया, वो फाइल नहीं किया, फिर आपसे रिश्वत ली जाएगी। वो चाहे आप 1 लाख का बिजनेस कर रहे हो, चाहे 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, एवरीवेयर इज सेम, सब कुछ सेम है। अगर सीए, आप सीए को भी मोटा पैसा दोगे, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साल का दोगे, फिर भी आप ही को परेशान किया जाएगा। अगर सीए पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि सीए को जो भी फाइलिंग है वो सही फाइल करना है, अगर गलत फाइलिंग कर रहा है तो सीए आपके ओनर से बात करेगा, भैया एग्रीमेंट कर लो कि मैं गलत फाइल करूंगा तो वो सरकार मेरे को नहीं, आपकी जवाबदेही होगी। अब जवाबदेही का बन जाएगी सीए की और सरकार की। ये दोनों आपस में लड़े, ओनर को अपना काम करने दें, बिजनेस करने दें, ताकि तभी बना उसको पाएगा उसका वो। कोई परेशानी ही ना हाँ। हो। अब फायदा क्या होगा? फायदा होगा जितने भी केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस सरकार में, जितने करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं, वो बच जाएंगे। 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी हर साल होती है, वो हाँ। बच जाएगी। अगर अकाउंटेबिलिटी आ गई सीए पे, तो सर आप एग्जाम दे रहे हो, पास कर रहे हो, पढ़ आप रहे हो, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा सीए, आप तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर ये प्रावधान आ गया सिस्टम के अंदर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि एकदम आप एकदम बैंग ऑन, आपका बुलजाय आंसर है। मेरा भी कोई जानने वाली है, ठीक है, वो प्रोफेशनल है, और 18 लाख रुपए के बाद फिर आपको जीएसटी उसमें लग जाता है, और उसमें तब तक आप टैक्स से शायद थोड़ा कम होता है। तो अब क्योंकि उनकी वो प्रोफेशनल फीस 18 लाख के आसपास आने वाली है, तो उन्होंने एक मेरे उन्होंने बोला कोई सीए जानने वाला है, तो मैंने बोला हाँ मेरे ये सीए जानने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को में आपको जरूरत पड़ता है, राइट। उन्होंने जीएसटी अप्लाई किया, पहली बार उनका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया। दूसरी बार अब उनको बायोमेट्रिक्स के लिए ऑफिस बुला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीरो इंडिया में। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों करूं ये सब। हाँ। अब इसी चक्कर में मैं अपने वेंडर्स को जब बोलता हूँ ना कि ये जरूरी है, तो कभी कभी मन से खुद ही नहीं निकलता कि यार ये मैं कैसे बोल रहा हूँ ये चीज। देखो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए बिजनेस करने का। मान लो आप अगर 1,000 लोगों को ऑनबोर्ड करोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे कि यार ये तो सिस्टम कॉम्प्लाइंसेस में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, कैसे करूं बिजनेस। अब बिजनेस करूं कि मैं उनको पहले जीएसटी सर्टिफिकेट से जीएसटी दिलवाऊं और उनको ये सिखाऊं कि कैसे कंप्लाइंसेस पार्ट होता है। ट्रू। चलो, एक पार्ट हो गया ये बहुत बढ़िया वाला, जी। बट बात निकल गई थी इसलिए मैंने बोल दिया भाई। अच्छा, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर एआई प्रेफरेंस कुछ है? एआई मॉडल कुछ बनाएंगे आप? देखिए, टोटल रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी बिजनेस ही करने जा रहे हैं और टेक टेक ड्रिवन इंडस्ट्री ही बना रहे हैं। हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, हम टेक कंपनी फॉर इवेंट मैनेजमेंट है। और एआई विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन आज की तारीख में मेरा ये पर्सनल मानना है कि ना कि एआई के नाम पे सब लोग बस बना रहा है,
और वीसीज भी सब सिर्फ एआई के नाम पे पैसे लगा दे रहे हैं। एआई डेफिनेटली हमारे पास आएगा, लेकिन कौन सी स्टेज पे आता है, कैसे आता है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। जैसे हमने अभी पता किया है कि एआई ड्रिवन आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट, आपको सही मैच देना, आपके सर्च के हिसाब से हम वहाँ पे एआई को लाना। सिर्फ नॉट ओनली एआई, हम इसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। जैसे हम अगर अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स में आपका एआर वीआर एंड एआई प्लस 3D को मिला के हम अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाना चाहते हैं, तो एआई डेफिनेटली गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट सिर्फ एआई के नाम पे हम अभी बेच नहीं रहे हैं, हम इवेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी विल बी द इनेबलर। अच्छा, अभी आप मान लो कि आपके इवेंट के अंदर मिडिल मैन को आप गायब कर रहे हो, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिस्टम पे, सोसाइटी पे? नहीं, हम लोग ना एलिमिनेशन में नहीं है, हम लोग एवोल्यूशन में है। हम लोग बेसिकली, आप देखो ना, डरेगा वो जो बहुत ज्यादा परसेंटेज खाने में बैठा है। लेकिन जो मेरे पास 100 वेंडर जो ऑनबोर्ड हुए हैं, है ना, और जब मैं बहुत सारे लोगों, मैंने बताया 100 और पाइपलाइन में हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों ने अपना केवाईसी डिटेल्स हमको कर भी दिया है, जिसमें से जीएसटी भी इंक्लूडेड है, पैन, आधार, सब कुछ उन्होंने अपना दिया है हमको वेरीफाई करने के लिए। तभी हम अपने लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास वेरीफाइड वेंडर्स हैं। मेरा कहने का इसमें ये मतलब है कि वो लोग डरते हैं जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज खाने में लगते हैं। लेकिन ऐसे ही इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो वॉल्यूम पे खेलना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि सर हम 10-15% हमारा टेक रेट रहेगा, उसमें हम भी बोलते हैं हमारा भी कुछ परसेंटेज रहेगा। लेकिन एंड यूजर्स को 50% महंगा बेचना, 60% महंगा बेचना, वो नहीं चलेगा। राइट। सिर्फ वो प्लेयर्स डर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आ गई। यहाँ पे कंपटीशन, फेयर कंपटीशन आ जाएगा। हाँ। जैसे मैंने बोला ना, वेंडर्स प्राइस ओपन होने के लिए कभी कभार डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेंडर्स बोल रहे हैं कि सर ये हमारा प्राइस है, हम इसी में देते हैं, हमको अपना इतना घर चलाने के लिए इतना चाहिए, विच इज गुड फॉर देम, क्योंकि उनके पास डिजिटल विजिबिलिटी नहीं है जो हमारे प्लेटफॉर्म उनको दे रहा है। हम उनको डिजिटल एनहांसमेंट दे रहे हैं। लेकिन और इसीलिए इवेंट प्लानर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो फेयर कंपटीशन पे बिलीव रखते हैं। सिर्फ वही डरेगा जो फेयर कंपटीशन पे आगे जाके बिलीव नहीं रखता है। अच्छा, इवागा एंटरटेनमेंट वेंडर्स के लिए कैसे बेनिफिट करेगा? मैंने बताया जैसे कि उनको डिजिटल विजिबिलिटी मिलेगा। आप अगर एक, जैसे मैं पहले इवेंट प्लानर था, ठीक है, सब लोग जस्ट डायल पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ लीड्स मिलता है। आप किसी भी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लीड्स मिलता है। जब मैं वेंडर से बात करता हूँ तो बोलते हैं कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं नहीं, मार्केटिंग सेल्स हम सब कुछ खुद ही करके दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली ऑर्डर्स आ रहा है, तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार हमें तो सेल्स आता ही नहीं है। तो हम वो चीज़ उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कोरमंगला में बैठे हैं या आप यहाँ पे एचएसआर में बैठे हैं, वहाँ पे आप सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर तक आप रेफरेंस, आपका रेडियस है, आपका रीच है, आपका ज़्यादा बिजनेस या तो सिर्फ रेफरेंसेस से आता है, यहाँ पे आपका मार्केट पूरा पैन बैंगलोर बन जाता है। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आपके लिए वेंडर ऑनबोर्डिंग का? हम केवाईसी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखते हैं, है ना, जो हमारा आधार, पैन, जीएसटी एटसेट्रा है, हम उनकी प्रोफाइलिंग एक बार करते हैं। सिलेक्शंस पे हम उनको पूरा उनका काम का एक्सपीरियंस और थोड़ा और ड्रिल क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके रजिस्टर कर सकता है, बट वो लाइव नहीं होगा। लाइव होने के लिए हमारे पास वो सारे केवाईसी उसके वेरीफाई होंगे। हम उससे एक बार एक सेट ऑफ इंटरव्यू का राउंड पूछते हैं। ईजी ऑनबोर्डिंग है, इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं है। लेकिन वन थिंग विच वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इज कि अगर हमें रिव्यूज आपके कम आने लग गए या आपने एक बार भी नो शो दे दिया, देन यू आर नॉट इनवाइटेड टू द अच्छा, पार्टी। इवागा सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है या फिर और भी कुछ सर्विसेज आप देते हो, वो बताना चाहोगे? इवागा सबके लिए है। सबके लिए इन द सेंस, थोड़ा एलुमिनेट आपके कर। पास बर्थडे है, आपके पास रिंग सेरेमनी है, आपके पास बेबी शावर है, आपके पास किटी पार्टीज है, आपके पास वेडिंग्स हैं। वेडिंग्स में 2 दिन में 3-4 फंक्शन जो भी होते हैं, आपके रिंग सेरेमनी से लेकर हल्दी से मैरिज, रिसेप्शन, मायरा, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपके पास एक फैमिली, आपको रीयूनियन करवाना है, आपको कॉर्पोरेट इवेंट करवाना है, आपको माइस करवाना है, आपको अवार्ड फंक्शन चाहिए, या आपको घर में सिर्फ एक सिंगर बुला के काम करवाना है, सब कुछ है। अच्छा, ग्लोबल एक्सपांशन का क्या सीन है, कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटजीज है? पहले इंडिया फोकस रहेंगे। हम लोग मेजर सिटीज़ में इसको पहले एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग से हम लोग धीरे-धीरे हम लोग स्टेप इन करेंगे आपके मिडल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ में। और फिर वहाँ पे जब इंडिया पूरा अच्छे से रीच हो जाएगा, धीरे-धीरे साइमल्टेनियसली वी विल ट्राई टू एक्सपैंड आउटसाइड। अच्छा, एक पॉडकास्ट का आज आखिरी सवाल, जी। नए एंटरप्रेन्योर के लिए क्या कोटेशन है आपकी तरफ से सॉलिड? आइडिया में तो फंडिंग नहीं मिलता। नहीं मिलता, देखो आपने बता दिया, प्रूव कर दिया, अभी नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं मिला, तो इसलिए मैं तो अपना वही बोलूँगा। प्लस आइडिया चाहे जितना भी अच्छा हो, एग्जीक्यूशन पे होता है। तो आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक ट्रैक्शन लेकर आए। आपको बहुत बड़ा कीन लिसनर होना चाहिए। मतलब आप, जैसे अगर मैं एलिवेशन वालों का ना सुनता शायद, तो मैं मार्केट प्लेस नहीं बनाता। राइट। मैंने जो एमवीपी बनाया है वो मैंने 300 कस्टमरों को सुन के बनाया है।
हम अभी भी उसमें चेंजेस, मैंने ऐसे नहीं बोला हमने रामबाण बना दिया है, वो कि इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग एंड कीप वो तो ऐसा ही होता है। तो वेंडर्स से हम सुनते हैं, हम वेंडर्स का फीडबैक लेते हैं। तो आपको लिसनर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको ये चीज मानना चाहिए कि एक बार तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए लाइफ में, राइट, तो राइट। जस्ट गो फॉर इट। आरुण सर, बहुत बहुत सो मच। धन्यवाद आपका। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, आई होप कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चले। और इस पॉडकास्ट में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, कुछ शब्दों में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।